रतनपुर नाम के गांव में एक धोबी रहता था जिसका नाम मौजी था। सचमुच वो एक मौजी आदमी था। हमेशा पान खाना, फूल की माला पहनना, बीड़ी सिगरेट पीना उसकी आदत सी बन गई थी। इसके बिना उसे चैन नहीं मिलता था। उसके कपड़े भी हमेशा साफ सुथरे रहते। कभी किनारेदार धोती पहनता तो कभी धोती के साथ मलमल का कुर्ता। सिर्फ पहनावे में ही नहीं बल्कि खान पान, तौर तरीके और बातचीत में भी उसका ढंग निराला था। मौज मस्ती की जिंदगी ने उसे निकम्मा बना दिया था। काम काज से बचकर रहता था। उसके जीवन में एक ही बात रह गई थी, आराम से जीना। खीर खिचड़ी, पुलाव, पकवान, चाट चटनी जो भी मिले समय पर खाओ और खेलो सो। घर की हालत बिगड़ चुकी थी। 2 जून बासी रोटी का भी ठिकाना न था। बिना डोले एक दाना भी मिलने वाला न था। इसलिए मजबूरन वो गांव के अमीर लोगों के कपड़े धोता था। मौजी साहब खुद कपड़े नहीं धोते थे। उसने एक गधा पाल रखा था। कपड़े लेने और पहुंचाने के लिए वो गधे पर सवार होकर चलता था। गृहस्थी इसलिए चल रही थी कि उसकी पत्नी बहुत अच्छी औरत थी, वरना जाने कब की मौजी साहब की मिट्टी खराब हो चुकी होती। एक बार भयानक आंधी आई और लगातार 2 हफ्ते तक लोग अपनी अपनी जगह से हिल नहीं सके। आंधी तूफान ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। धोबी की आमदनी ठप्प हो गई। घर में कुछ था ही नहीं। बाल बच्चे भूख के मारे तड़पने लगे। जब बारिश कुछ थमी तो धोबिन बोली, अजी बच्चे पिछले 3 रोज से भूखे हैं। ऐसे हाथ पैर धरे बैठने से कैसे होगा? घर में एक दाना भी नहीं है। लो ये बकरा ले जाओ और बाजार में बेचकर कुछ सामान लाओ। इससे हफ्ते भर का दाना पानी तो मिल ही जाएगा। पत्नी की बात सुनकर धोबी बोला, बोलना तो आसान है पर करना कितना कठिन। बाजार यहाँ पास में तो है नहीं, पूरे 12 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर जाना क्या आसान है? धोबिन बोली, तो क्या बच्चे ऐसे ही मरेंगे? मौजी ने बीवी और बच्चों के चेहरे देखकर सोचा, वो ठीक कह रही है। अगर नहीं गया तो बच्चे भूख से तड़प कर सचमुच मर जाएंगे। कहा, अच्छा जाऊंगा, पर सवेरे बिना कुछ खाए पिए कैसे जा सकता हूँ? ऊपर से बीड़ी पान तंबाकू भी चाहिए। धोबिन सब कुछ का इंतजाम करने को राजी हो गई। उस रात मौजी को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि बाजार कैसे जाएगा। धोबिन ने खाना तैयार कर दिया। मौजी ने भर पेट खाया। बीड़ी पान तंबाकू सब तैयार था। अब सवाल उठा, मौजी साहब चलेंगे कैसे? वो तो पैदल चलने वाले आदमी न थे, गधे पर सवार होकर चलते थे। गधे पर चलेंगे तो बकरा कैसे जाएगा? सोचते सोचते एक अक्ल सूझी। गधे पर खुद बैठेंगे और गधे की दुम में बकरा बांध देंगे। बकरे के गले में घंटी बांध दी जाएगी ताकि चलते वक्त टन टन की आवाज आती रहे। इससे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सचमुच मौजी ने ऐसा ही किया। बकरे की गर्दन में घंटी बांधी और बकरे को गधे की दुम में। एक पान खाया, बाकी पान बीड़ी तंबाकू अंगोछे में बांध लिया। अंगोछा सिर पर कसकर मौजी बाजार की तरफ बढ़ा। रास्ते में एक पेड़ के नीचे 4 आदमी बैठे थे और ये सब के सब ठग थे। मौजी को गधे पर बैठे और दुम में बंधा बकरा देखकर उन्होंने बकरा मारने की योजना बनाई। पहला बोला, बकरा मैं छीनूंगा। दूसरा बोला, तू बकरा ले जा, मैं उसका गधा छीन लूंगा। तीसरा बोला, मैं उसके कपड़े लूंगा। चौथा हंसते हुए बोला, और मैं उसके घर से कपड़े मार लूंगा। योजना बनाकर सब अपने अपने काम में लग गए। पहला ठग आगे जाकर एक झाड़ी में छिप गया। मौजी जैसे ही वहां से गुजरा, ठग ने बकरे की गर्दन से घंटी उतारकर गधे की पूंछ में बांध दी और बकरा लेकर भाग गया। मौजी गधे को डंडा मारता हुआ आगे बढ़ता रहा। गधे की पूंछ में बंधी घंटी टन टन बजाती रही और मौजी को लगा कि बकरा पीछे है। कुछ दूर जाकर पेशाब करने के लिए रुका। तभी पता चला बकरा गायब है। माथा पीट पीट कर वहीं बैठकर रोने लगा। दूसरा ठग एक भले आदमी की तरह उसके पास आया। उसने ऐसे पूछा जैसे सचमुच कुछ जानता ही ना हो, अरे पागल, काहे को रो रहा है? धोबी ने रो रो कर सारा किस्सा सुना दिया। ठग ने झूठ मूठ की सहानुभूति जताई और बोला, मैंने रास्ते में एक आदमी को देखा है। वो भूरे रंग का एक बकरा खींच खींच कर ले जा रहा था। क्या मालूम वो तेरा ही हो?
मौजी की आंखें चमक उठीं। हाँ हाँ, वही मेरा है। तुमने उसे कहाँ देखा? ठग बोला। अब तक वो लगभग 3 किलोमीटर दूर चला गया होगा। ओह, उस बदमाश ने तेरे साथ धोखा किया। उसे धोखाधड़ी के लिए कोई और नहीं मिला। हाय रे किस्मत। धोबी ने विनती की, भाई मेरे लिए कुछ करो। ठग ने सीना चौड़ा किया। औरों की मदद करने के लिए ही तो मैं पैदा हुआ हूं। तुम यहीं बैठे रहो, मैं 1 घंटे के अंदर तुम्हारा बकरा लेकर आता हूं। ये कहकर दूसरा ठग गधे पर सवार होकर निकल गया। जो गया सो गया। मौजी घंटों तक बैठा रहा। आखिर ऊब कर वो खुद गधे की तलाश में उसी ओर चल पड़ा। चलते चलते तीसरे ठग से भेंट हो गई। वो कुएं की जगत पर बैठा फूट फूट कर रो रहा था। मौजी ने पूछा, अरे भाई क्यों रो रहे हो? पहले तो ठग चुप रहा, फिर बोला, भैया क्या बताऊं, जमींदार साहब की रुपयों की थैली लेकर जा रहा था। प्यास लगी तो यहां रुक गया। पानी देखने झुका और थैली कुएं में गिर गई। आज लगान भरने की तारीख है। अगर रुपए जमा ना हुए तो जमींदार मेरा पूरा खानदान उजाड़ देगा। मैं तैरना नहीं जानता। अगर कोई थैली निकाल देगा तो मैं 100 रुपए इनाम दूंगा। मौजी 100 रुपए की लालच में फंस गया। मेरे पास अंगोछा नहीं है, क्या पहनकर उतरूं? ठग बोला, मेरा गमछा ले लो। कोई ऐतराज तो नहीं? क्यों नहीं? मौजी ने हामी भरी। उसने ठग का फटा पुराना गमछा पहना और अपने कपड़े निकालकर कुएं की जगत पर रख दिए। जैसे ही वो पानी में उतरा, ठग कपड़े दबाकर भाग गया। धोबी रुपए की लालच में बार बार डुबकी लगाता रहा, लेकिन थैली का कोई नामो निशान नहीं था। काफी देर पानी में रहने से उसे सर्दी लग गई, नाक बहने लगी, आंखें लाल हो गईं। ठिठुरता हुआ वो कुएं से बाहर निकला। देखा, न आदमी न कपड़े। सर्दी से कांपते हुए वो वहीं बैठ गया और रोने लगा। तभी चौथा ठग आ पहुंचा। उसने नरमी से पूछा, बेटा तुम इस हालत में क्यों पड़े हो? धोबी ने सारी राम कहानी सुनाई। ठग ने धीरज बंधाया, जो हो गया उसे भूल जाओ। जान है तो जहान है। अब सोचो घर कैसे जाओगे? धोबी कांपते हुए बोला, अगर 1-2 सूखा कपड़ा मिल जाता तो तुम्हारे सहारे धीरे धीरे घर चल पड़ता। ठग बोला, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, लेकिन तुम्हारा घर पास है ना? अगर अपनी बीवी से कहो तो दे देगी। धोबी ने अंगूठी उतारी। लो ये अंगूठी, इसे दिखाने से मेरी बीवी पहचान लेगी और कपड़े दे देगी। ठग अंगूठी लेकर धोबी के घर पहुंचा। धोबिन को अंगूठी दिखाकर 4-5 अच्छे कपड़े ले गया। धोबी काफी देर इंतजार करता रहा। जब कोई न आया तो लड़खड़ाता हुआ घर की तरफ चला। आधी रात को वह आंगन में पहुंचा। धोबिन ने उसकी हालत देखकर सिर पटक पटक कर रोना शुरू कर दिया। उस दिन से मौजी धोबी के सारे शौक मटिया मेट हो गए और उधर चारों ठग अपनी अपनी शरारत सुनाकर हंस रहे थे और बकरे का मांस खाकर मस्ती कर रहे थे। यही दुनिया का असली रूप है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल सदियों का सफर को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें और बेहतरीन कहानियां बनाने का हौसला देता है। इसी के साथ आज की कहानी यहीं खत्म होती है। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और खुदा हाफिज।